कहानी की शुरुआत तीन लापरवाह और एडवेंचर के शौकीन युवाओं से होती है जो समुद्र के बीच जेट स्की पर बेफिक्री से अपनी जिंदगी का मजा ले रहे होते हैं। चारों तरफ गहरा नीला पानी, खुला आसमान और तेज चलती हवा होती है और ये तीनों बिना किसी डर के बड़ी आराम से लहरों को काटते हुए एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते आगे बढ़ रहे होते हैं। शुरू में उनके लिए ये सब सिर्फ एक नॉर्मल एडवेंचर जैसा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनके अंदर बोरियत आने लगती है और उन्हें लगने लगता है कि ये काफी नहीं है। उन्हें और ज्यादा खतरा और ज्यादा थ्रिल चाहिए होता है। इसी सोच में वो बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी जेट स्की को और गहरे अनजान समुद्र की तरफ मोड़ देते हैं, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो किनारा पीछे छूट जाता है और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है। न कोई नाव, न कोई आवाज, न कोई इंसान, बस एक खामोश समंदर और उनका बढ़ता हुआ कॉन्फिडेंस। लेकिन ये कॉन्फिडेंस जल्दी ही उनके लिए खतरे में बदलने वाला होता है। थोड़ी देर बाद उन्हें समंदर के बीच एक अजीब सा हिस्सा नजर आता है जो बाकी पानी से अलग दिख रहा होता है। असल में वो एक एटोल लैगून होता है जो आमतौर पर बंद रहता है, लेकिन ज्वार भाटे के समय थोड़ी देर के लिए समंदर से जुड़ जाता है। वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें एक सीक्रेट और मजेदार जगह मिल गई है जहां वो और एडवेंचर कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि यही खुशी उनके लिए सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं माहौल बदलने लगता है। पानी असामान्य रूप से ज्यादा गहरा और अजीब सा शांत महसूस होता है और अचानक उनकी जेट स्की किसी बहुत सख्त और भारी चीज से टकरा जाती है। एक जोरदार झटका लगता है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ उलट पलट हो जाता है। जेट स्की पलट जाती है और तीनों पानी में गिर जाते हैं। उनके हाथ से फोन छूटकर गहराई में गायब हो जाता है। ऐना घबराकर चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे सिर्फ दूर जाती हुई जेट स्की नजर आती है और हर तरफ एक रहस्यमयी खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद तीनों पानी से ऊपर आते हैं, सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा होता है और चेहरे डर से पूरी तरह सफेद हो चुके होते हैं। जूली सबसे ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत फ्लोटिंग पैड पर चढ़कर चिल्लाने लगती है कि ये क्या हो गया, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। रेगो, जो सबसे ज्यादा बेफिक्र था, वो अपनी जेट स्की की तरफ तैरने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे पानी में कुछ गलत सा महसूस होने लगता है। वो वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक अनजान और अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच लेती है और कुछ ही पलों में उसकी चीखें पानी में गायब हो जाती हैं। अगले ही पल पानी में हल्की सी लालिमा फैलने लगती है और दोनों लड़कियां समझ जाती हैं कि ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं बल्कि कुछ बहुत खतरनाक है। ऐना तुरंत फैसला करती है कि अब हर हालत में उन्हें पानी से दूर रहना होगा और तभी उसे दूर एक चट्टान दिखाई देती है जो उनके लिए आखिरी उम्मीद बन सकती है। वो जूली को इशारा करती है और दोनों धीरे धीरे फ्लोटिंग पैड को उस चट्टान की तरफ ले जाने लगती है। हर मूवमेंट बहुत सोच समझकर किया जा रहा होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि पानी के नीचे कुछ उनके साथ मौजूद है। चारों तरफ पूरी खामोशी होती है और सिर्फ उनके दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। तभी अचानक वो दोनों रुक जाती हैं क्योंकि उनके ठीक नीचे से एक बहुत बड़ा जीव गुजर रहा होता है। वो नीचे झांकती हैं तो उनका खून जम जाता है क्योंकि उनके नीचे लगभग 9 मीटर लंबी एक किलर व्हेल तैर रही होती है जिसके शरीर पर घाव और खून के निशान होते हैं। वो व्हेल धीरे धीरे उनके नीचे घूमती है जैसे वो उन्हें देख और महसूस कर रही हो। उसकी मौजूदगी से पानी में हल्का सा कंपन आ जाता है और दोनों के चेहरे पर मौत जैसा डर आ जाता है। जैसे ही वो व्हेल आगे निकलती है वो दोनों तेजी से चट्टान की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन अचानक फ्लोटिंग पैड रुक जाता है और पीछे की तरफ खींचने लगता है। वो पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत मजबूत ताकत उन्हें वापस खींच रही हो और कुछ ही देर में वो फिर से उसी जगह पहुंच जाती हैं जहां से शुरू किया था। ऐना को अचानक पैड के पीछे बंधी रस्सी दिखाई देती है और उसे समझ आता है कि यही रस्सी व्हेल के जरिए खींची जा रही है। यानी ये कोई हादसा नहीं बल्कि व्हेल जानबूझकर उनके साथ खेल रही है। ऐना तुरंत उस रस्सी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि किलर व्हेल बहुत ज्यादा समझदार होती है और इंसान जैसी समझ रखती है। वो समझ जाती है कि ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक घायल और परेशान दिमाग है। इसी दौरान वो व्हेल की पीठ देखती है और उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नजर आती है जिससे उसे अंदाजा होता है कि ये व्हेल लंबे समय तक कैद में रही है, शायद किसी एक्वेरियम में जहां उसे बहुत छोटी जगह में रखा गया और बार बार एक ही चीजें करवाई गईं जिससे उसका शरीर और दिमाग दोनों खराब हो गए। अब वो समझ जाती है कि शायद इसे हाल ही में आजाद किया गया है, लेकिन वो खुले समंदर के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से वो अब बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है और हर चीज को दुश्मन समझ रही है। हालात
हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं और व्हेल लगातार उनके आसपास घूमने लगती है। इसी डर के माहौल में जूली अचानक फैसला करती है और बिना कुछ बोले पानी में कूद जाती है और चट्टान की तरफ तैरने लगती है। एना हैरान रह जाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। जूली तेजी से तैरती है और उसका सामान पानी में बिखरने लगता है, लेकिन वो रुकती नहीं है। एना की नजर एक जरूरी चीज पर पड़ती है, जो उसकी हियरिंग एड की बैटरी होती है जो पानी में बह रही होती है। लेकिन तभी व्हेल फिर से करीब आ जाती है और वो मजबूर होकर पीछे हट जाती है। जूली अब चट्टान के बहुत करीब पहुंच जाती है, लेकिन पत्थरीले किनारे उसके हाथ पैर घायल कर देते हैं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह ऊपर चढ़ जाती है। एना ये देखकर थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन वो खुद अभी भी पानी में फंसी होती है। वो अपना बैग फेंक कर जूली की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दबाजी में रस्सी फिर से पानी में गिर जाती है। चट्टान पर जूली को एक आइडिया आता है कि वो खुद को खतरे में डालकर व्हेल का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी ताकि एना को मौका मिल सके। जैसे ही एना तैयार होती है, अचानक उसे रस्सी तनी हुई महसूस होती है और फ्लोटिंग पैड नीचे बैठने लगता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो मजबूर होकर पानी में छलांग लगा देती है। वो पूरी ताकत से तैरती है। हर पल उसे लगता है कि व्हेल नीचे से आ रही है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और आखिरकार वो भी चट्टान तक पहुंच जाती है। दोनों थकी हुई लेकिन जिंदा वहां बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि जूली की टांग गंभीर रूप से घायल है और एना भी चोटिल होती है। दोनों एक दूसरे की मदद करती हैं और हालात को समझने लगती हैं। उन्हें अब साफ समझ आता है कि व्हेल शायद कैद से आजाद होकर यहां फंस गई है और इसी वजह से इतनी आक्रामक हो गई है। अब उनके पास न कोई रास्ता है न कोई मदद, सिर्फ इंतजार और उम्मीद बचती है। समय बीतता है। वो पानी इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं और एक प्लास्टिक बैग से थोड़ा पानी हासिल करती है। एक लाश का हाथ बहकर आता है जिसमें एक टॉर्च होती है, जिसे वो उठा लेती है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। भूख बढ़ती है और एना सीप लेने जाती है। वो घायल भी होती है लेकिन वापस आ जाती है। फिर वो मजबूरी में अपने अतीत का एक डिब्बा निकालती है जिसमें उसके बॉयफ्रेंड की राख होती है। उसे अपना दर्दनाक अतीत याद आता है कि एक डकैती में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वो उस राख को समंदर में बहा देती है। इसी दौरान जूली एक बहुत बड़ा और डरावना सच बता देती है कि उसी ने वो डकैती प्लान की थी। ये सुनकर एना पूरी तरह टूट जाती है और दोनों के बीच दरार आ जाती है। हालात और खराब हो जाते हैं और जूली खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है ताकि एना बच सके। वो व्हेल का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पानी में चली जाती है और खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। व्हेल उसका पीछा करती है और आखिरकार जूली मारी जाती है। एना ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाती है। तभी तेज तूफान आ जाता है। बिजली चमकती है, बारिश शुरू हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। वो बारिश का पानी पीकर जिंदा रहने की कोशिश करती है। व्हेल को देखती है और उसके घाव देखकर समझती है कि वो भी कैद की शिकार है, लेकिन अब फैसला लड़ाई का होता है। वो तूफान के दौरान पानी में कूद जाती है और इस बार व्हेल की समझ कमजोर पड़ जाती है। वो किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। जूली को दफन करती है। बैग से फोन और एक सेलो का हिस्सा मिलता है, लेकिन वो फोन से मदद बुलाती है। व्हेल वापस आ जाती है, लेकिन एना आखिरकार उस पर हमला कर उसे घायल कर देती है। पानी खुल जाता है और व्हेल वहां से चली जाती है। एना आखिरकार जिंदा बच जाती है और मदद का इंतजार करती है और इसी तरह ये कहानी खत्म होती है, जो जिंदगी, दर्द, कुर्बानी और इंसान और प्रकृति के बीच एक खतरनाक लेकिन भावनात्मक रिश्ते को दिखाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही और भी दिलचस्प और सस्पेंस भरी कहानियां आपको मिलती रहें। और कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं।